जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों का जारी हुआ है नया वाला 2025-26 के साइंस का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं सब्जेक्टिव का। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्टिव का। वैसे हम ऑब्जेक्टिव का भी अलग से आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में जितने भी सवाल पूछे गए हैं इसका आंसर की आपको PDF के लास्ट में मिल जाएगा। अगर आपने ये वाला PDF डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जाने के लिए दो उपाय हैं, या तो आप लिंक का उपयोग करो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना है जैकपुर स्टडी, ठीक है। जब आप टेलीग्राम पे जैकपुर स्टडी लिख करके सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होगी। सबसे पहले आप लोगों के पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। लगभग 30 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों की। सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के घोल में डैश रंग होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबोया जाता है तो डैश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न हैं आपके, इनके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही ये वीडियो। साथ में अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो इस वीडियोस के माध्यम से उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम आपको इंग्लिश में भी आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल जो था आपका कि कॉपर सल्फेट के घोल में रंग डैश होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तब ये डैश हो जाता है। देखिए यहाँ पे होता है नीला, नीला होता है, और जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो ये हरा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अगर आप इसके डिटेल्स में आंसर देखना चाहेंगे तो आइए इसके आंसर को दिखाते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में रंग जो है, कॉपर सल्फेट का घोल का रंग जो होता है नीला होता है, यानी ब्लू होता है, लेकिन जब इसमें लोहा यानी आयरन को डुबाया जाता है तो ये हरा हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसके कारण को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कारण भी लिख दिया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से इसके आंसर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो रोक रोक करके फिर आपको लिखना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आंसर को देखते हैं। देखिए, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो हवा या नमी से संपर्क में आने पर जंग नहीं लगती है और चमकदार बनी रहती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो यहाँ से नोट करेंगे इसको, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 में। देखिए, कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। आइए पहले आंसर को देखते हैं। देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि उस समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल में अधिक मोटाई से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण नीली और बैंगनी किरणें प्रकीर्णित हो जाती है और केवल लाल प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप वीडियोज़ रोक करके नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे। कहा कि कार्बन के दो रूपों एक्स और वाई में मौजूद है। एक्स सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जबकि वायु विद्युत का सुचालक है। एक्स और वाई की पहचान कीजिए आप, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देख लीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं आंसर को। यहाँ जो एक्स है वो हीरा है ना, और वाई ग्रेफाइट है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आंसर की बात करें तो आप यहाँ से इंग्लिश में आंसर को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग है, शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इंग्लिश में क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए। आंसर देखिए, पहला जो आंसर क्वेश्चन था इसका कि मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग, तो मस्तिष्क का जो मुख्य चिंतन भाग है वो सेरेब्रम है, देख लीजिएगा। दूसरा इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, कि शरीर को संतुलन और मुद्रा में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, शरीर का संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए सेरेब्रम जिम्मेदार होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको आंसर लिखना है तो आप यहाँ से आंसर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में। 36 में कहा गया है कि निम्नलिखित के अभिलक्षणात्मक परीक्षण लिखिए, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड का। चलिए आंसर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसे चूने के पानी में पास किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको रिएक्शन लिखना था, तो यहाँ पर एक रिएक्शन भी आपको दिख रहा होगा। बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस अम्लीय प्रकृति की होती है और जब इसे अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट के विलयन के पास किया जाता है तो ये बैगनी रंग विहीन हो जाता है, बैगनी रंग का रंग विहीन हो जाता है, ये बैगनी रंग विहीन हो जाती है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पे आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट के आंसर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में। 37 में बोला गया इसमें उपस्थित कार्यात्मक समूह को पहचानिए। प्रोपेनोन है, प्रोपेनल है, प्रोपेनॉल है, उसके बाद प्रोपाइक अम्ल है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये है आपका प्रोपेनोइक है ना, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, आइए देखिए आपको यहाँ पे आंसर में दे दिया गया है। पहला का जो कीटोन समूह हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए एल्डिहाइड समूह में आ जाएगा, तीसरा जो है आपका एल्कोहल समूह में आएगा प्रोपेनॉल, और उसके बाद प्रोपाइक अम्ल जो है वो आपका यहाँ पे लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में आएगा, वो यहाँ पे आपको लिखा गया है। इंग्लिश मीडियम में अगर आंसर की बात करें तो सारा का सारा आंसर यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आता है 38 में। 38 में कहा गया कि निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रकार ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित का नाम बताइए और उस मार्ग का उल्लेख कीजिए जिसमें माध्यम से रक्त ले जाते हैं, जैसे फुफ्फुस, धमनी और महाशिरा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। आंसर देखिए, पहला का आंसर कह रहा है कि फुफ्फुसीय धमनी जो होती है यह ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के दाहिने निलय से फेफड़ों तक ले जाती है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, महाशिरा क्या है, ये ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय के दाहिने अलिंद तक ले जाती है। ठीक है, इसी आंसर को आप देखेंगे इंग्लिश में, यहाँ पर आपको लिखा गया है। दूसरा आप लोग देखेंगे इंग्लिश में, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 पे। कहा गया है कि सफ़ेदी कराने के लिए पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग किया जाता है। पदार्थ एक्स का नाम लिखना है, उसका सूत्र लिखना है, ऊपर में वर्णित पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। ठीक, आइए देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। देखिए पदार्थ एक्स जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका सूत्र होता है CaO, जो चूना होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जिसे चूना दूध कहते हैं। यहाँ पे इसका समीकरण भी आपको बता दिया गया है। इंग्लिश में अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में आंसर है, आप दोनों पॉइंट के आंसर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पर उसका इक्वेशन भी लिख दिया गया है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे बोला गया था कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या विरोधाभास उत्पन्न होगा। इस आधार पर समझाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद कर सकती है। ठीक, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में अगर हम बात करें, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती है जो संभव नहीं है, क्योंकि किसी बिंदु पर केवल एक ही दिशा चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में आंसर लिखा गया है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में आपके बोला गया था कि आपके पास दो विलयन है, एक्स वाई है। विलयन एक्स का pH मान 6 है और वाई का 8 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका, वाई का 8 है। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन क्षारीय है, आपको बताना है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, यहाँ पे देख सकते हैं। आइए आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि विलयन एक्स pH मान 6 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि pH मान का अर्थ है अधिक अम्लीयता। ठीक है, इसलिए विलयन एक्स अम्लीय है और विलयन वाई क्षारीय है। आंसर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। 42 में क्वेश्चन में आपको जो है दो सवाल आपको दिया गया है। पहला सवाल देखिएगा आपका, फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। फ्यूज तार एक सुरक्षा उपकरण है, जबकि परिपथ में धारा सामान्य सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार पिघलकर विद्युत प्रवाह को रोक देता है, जिससे उपकरण जलने से बच जाती है। इंग्लिश में आप इसका आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आप लोग का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम लोग आखिरी में देखेंगे, क्योंकि अगर बीच में न्यूमेरिकल बताने लगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, मिश्र धातु और संलयन को परिभाषित करें। पीतल और कांसे के मुख्य घटक लिखिए। ठीक है, देखिए मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या फिर धातु और अधातु का मिश्रण होता है। संलयन क्या होता है? वो मिश्र धातु जिसमें पारा एक घटक होता है उसको हम लोग संलयन बोलते हैं, इसको अम्लगम बोलते हैं। ठीक है। मुख्य घटक जैसे हो जाएगा आपका पीतल, तांबा। पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से बनता है। कांसा जो बनता है तांबा और टिन से बनता है। ये सब मिश्र धातु के उदाहरण हैं। इंग्लिश में आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 46 को ध्यान से देखिए। 46 में कहा गया है कि एक लंबे मटर के पौधे टीटी और एक बौने मटर के पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण F1 पीढ़ी से सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए हैं। विश्लेषण कीजिए कि F1 पीढ़ी में कोई बौना पौधा क्यों नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे आप लोग का है, देख लीजिए। जब एक शुद्ध लंबे मटर का पौधा को एक शुद्ध बौने पौधे से पार किया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त सभी पौधे जो है वो टी होते हैं। यहाँ टी लंबाई जीन है और छोटी टी जो है बौनेपन जीन पर प्रभावी होता है, इसलिए सभी पौधे लंबे दिखाई देते हैं और कोई भी बौना पौधा दिखाई नहीं देता है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ से लिख सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि बताइए, पहला सवाल में आपसे, कि कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है? इनमें कुछ संतृप्त और कुछ असंतृप्त यौगिक क्यों कहा जाता है? इन दोनों में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? और निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, वो ध्यान से देख लीजिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आइए सबका आंसर देखते हैं बारी बारी से। पहला था क्या? कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है? देखिए, कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है क्योंकि उसमें स्वयं संयोजन की क्षमता होती है, यानी वो अपने परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, शाखाएं और रिंग बना सकता है। इसके अलावा यह 4 संयोजक होता है और विभिन्न तत्वों से अस्थायी संयोजक बंध बना सकता है। ठीक है। दूसरा सवाल था आपका इसी में, इनमें से कुछ को संतृप्त और कुछ को असंतृप्त यौगिक क्यों कहा जाता है? देखिए, जिन यौगिकों में केवल एकल सहसंयोजक बंध होते हैं उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं, और जिनमें एक या अधिक दोहरे या फिर तिहरे बंध होते हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन था, इन दोनों में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए, असंतृप्त यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि उनके दोहरे और तिहरे बंध आसानी से टूट सकते हैं। उसके बाद था चौथा, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखना है आपको। तो ये जो था आपका एथिल ब्रोमाइड था, एक था आपका हेक्साइन। ठीक है ना, 1 हेक्साइन। तो ये आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में उसी चीज़ का आंसर यहाँ पे पहला ए का आंसर, फिर बी का आंसर देख लीजिए, और फिर सी का आंसर, और डी का भी यहाँ पे नाम बताने के लिए बोला गया था। तो ये तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि विद्युत चुंबक क्या है, इसके 2 उपयोग बताना है आपको। ठीक है, देखिए आंसर देखिए। विद्युत चुंबक वह उपकरण है जिसमें लौह धातु के टुकड़े के तार की कुंडली में लपेटकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, उसी को हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत घंटी में होता है, विद्युत क्रेन में भारी लोहे के टुकड़े को उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर आप इंग्लिश में देख सकते हैं उसी चीज़ का, और इसके यूजेस भी आप इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, विद्युत चुंबक कैसे बनता है, और ये दर्शाने के लिए एक नामांकित आरेख आपको बनाना है। तो ये विद्युत चुंबक कैसे बनता है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे सवाल हैं। उसके बाद तीसरा सवाल, विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त नरम लोहे का उद्देश्य बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पर आपका हिंदी में टाइप होना छूट गया है, हिंदी टाइप नहीं हो पाया है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसका नोट कर लेंगे, हिंदी वालों के लिए मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न देखिए, ये वाला जो प्रश्न था आपका, इसका आंसर देख लीजिएगा। विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त नरम लोहे का कोर का उद्देश्य बताना है आपको। आंसर देखिए, नरम लोहे के कोर को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाता है और धारा बंद करने पर चुंबक तुरंत समाप्त कर देता है।
इंग्लिश में इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल था आपका, यदि विद्युत चुंबक का पदार्थ स्थिर है तो उसकी शक्ति बढ़ाने के 2 तरीके बताइए। ठीक है, देखिए कुंडली में कुंडलियों की संख्या बढ़ाकर और कुंडली में प्रवाहित धारा की मात्रा बढ़ाकर। ठीक है, आंसर यहाँ पे इंग्लिश में भी आप इसका देख सकते हैं दोनों का। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि 2 तार है ए और बी समान लंबाई के भिन्न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले हैं और एक ही धातु के बने हैं। पहला सवाल इसमें आपसे बोला गया है कि बताइए उस गुण का नाम लिखिए जो दोनों तारों के लिए समान है, उस गुण का नाम बताइए जो दोनों तारों के लिए भिन्न है। फिर बी में बोल रहा है यदि तार ए का प्रतिरोध, पहले ए का आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल गया, आंसर देखिए। समान गुण वाले को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, और भिन्न गुण वाले को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, बात समझ में आया। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का, उसको आप अभी छोड़ दो, वो मैं अलग से आपको वीडियोस बनाकर करवाऊंगा क्योंकि वो फॉर्मूला उसमें समझाना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 50 नंबर में जो है ना आपका 2 सवाल आपसे पूछा गया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको देख लीजिए। जो जो सवाल छूटे हैं वो सब हम अलग से करवाएंगे, न्यूमेरिकल वाले और फार्मूला वाले सवाल। ठीक है, तो उसको आप दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 50 नंबर में देखिए आपसे बोला यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दें तो क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर, यदि किसी एक पोषी स्तर के सही जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो खाद्य श्रृंखला जो है और खाद्य जाल का संतुलन बिगड़ जाएगा। उस स्तर के ऊपर जीवों को भोजन नहीं मिलेगा और वे मर जाएंगे। ठीक है, और नीचे वाले जीवों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी, इसी प्राकृतिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। इंग्लिश में इसका आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसी में दूसरा प्रश्न था आपका कि ओजोन परत को होने वाला नुकसान चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका हिंदी में आंसर है, पहले देख लेते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यदि ये परत नष्ट होती है तो त्वचा कैंसर, आँखों की बीमारियाँ और फसलों को नुकसान हो सकता है। रोकथाम के क्या उपाय हैं, CFC का उपयोग बंद किया जाना चाहिए। ओजोन के अनुकूल तरीकों गैसों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू किए गए हैं। इंग्लिश में इसका आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, वही आंसर है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 51 भी आपका न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग अच्छे से बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। कह रहा मानव हृदय के माध्यम से रक्त के दोहरे परिसंचरण का और प्रवाह का वर्णन आपको करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, देख लीजिए, हिंदी में आंसर पहले। मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र का जो अर्थ है कि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार जब ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़े तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जाता है। ठीक है, दूसरी बार जब ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी भागों में जाती है। ठीक है, ये हो गया। रक्त प्रवाह का जो क्रम होगा वो किस प्रकार होगा, दायां अलिंद, फिर दायां निलय, फुफ्फुस धमनी, फिर फेफड़ा, फुफ्फुस सिरा, बायां अलिंद, बायां निलय, महाधमनी और फिर शरीर। ठीक है, ये इसका नियम है। इस प्रकार दोहरा परिसंचरण रक्त को ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रूप में अलग रखता है, जिससे शरीर को शुद्ध रक्त प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं यहाँ से आंसर को नोट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेंगे। लगभग यहाँ पे आपका सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको ये वाला PDF मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।